गुड इवनिंग एवरीवन। अब तक के लेक्चर में अपन ने सेल बायो में 3 लेक्चर देख लिए। अपना जो पहला लेक्चर था वो किसके ऊपर था? सेल मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर था, है ना। उसके बाद में अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी देखी, उसमें पाए जाने वाले बहुत से फैटी एसिड देखे, है ना। आज अपन देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कंपोजिशन, है ना। अब तक जो पढ़ा था वो फैटी एसिड था, अब क्या पढ़ेंगे? लिपिड कंपोजिशन। तो चलो देखते हैं ना कौन कौन से लिपिड पाए जाएंगे। आज का जो अपना लेक्चर है ये सेल बायो का कौन सा लेक्चर है? फोर्थ नंबर का लेक्चर है ना। समझ में उसी को आएगा फोर्थ नंबर का लेक्चर जिसने इससे पहले के तीनों लेक्चर देखे होंगे। अगर आपको इससे पहले के तीनों लेक्चर देखने हैं तो जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, अब शुरू करते हैं लिपिड कंपोजिशन। आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? लिपिड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री देखेंगे, है ना। कि जो लिपिड का कंपोजिशन है वो लिपिड बाई लेयर में दोनों तरफ एक जैसा नहीं पाया जाता, है ना। उसको बोलेंगे अपन एसिमेट्री ऑफ लिपिड बाई लेयर। इसको भी इसी लेक्चर में अपन कवर करेंगे। अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन लिपिड हैं वो 2 टाइप के मिलेंगे, है ना। एक तो कौन सा मिलेगा? जिसको अपन ग्लिसरॉल के साथ में अटैच करेंगे। एक मिलेगा आपका अच्छा द्वारा लिख दिया क्या? स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। मतलब अपन देखेंगे फॉस्फोलिपिड अगर उसकी बैकबोन जो है वो ग्लिसरॉल के साथ में अटैच है तब तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड बोलेंगे। दूसरा स्पिंगोफॉस्फोलिपिड जिसकी बैकबोन किससे बनी होगी? स्पिंगोसीन नाम का एक मॉलिक्यूल होगा, देखेंगे भी इसकी स्ट्रक्चर, है ना। तो पहले अपन क्या देखने वाले हैं? फॉस्फोग्लिसराइड या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड देखेंगे ना पहले वाले इस वाले इसमें। अच्छा देखो ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे अभी, क्या बनाया ये? ग्लिसरॉल। अच्छा, जब ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड की चेन अटैच हो जाएंगी तो क्या बनेगा? फैटी एसिड में आपको बता चुका हूँ क्या होती है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है जिसके एंड में क्या अटैच होता है? फर्स्ट नंबर के कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा ना। इसको अपन बोलते हैं फैटी एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बहुत से फैटी एसिड देखे, सैचुरेटेड भी देखे और अनसैचुरेटेड भी देखे। सैचुरेटेड में कौन कौन से देखे थे? लॉरिक, मिरिस्टिक, पामीटिक, स्टीयरिक, अरेकिडिक। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन से देखे थे? सबसे पहले स्टीयरिक एसिड का पामीटिक एसिड का कौन सा देखा था? पामीटोलिक एसिड। और उसके बाद में स्टीयरिक एसिड का कौन सा देखा था? ओलिक एसिड। उसके बाद में अपन ने लिनोलेनिक एसिड भी देखा, लिनोलाइक एसिड भी देखा, अरेकिडोनिक एसिड देखा। अच्छा, ये तो हो गए अपने फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जब फैटी एसिड की चेन एस्टर बॉन्ड के थ्रू इस ग्लिसरॉल के साथ में अटैच हो जाएगी, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये OH था और ये लॉन्ग कार्बन की हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ये अपना फैटी एसिड की चेन है। जब इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा ना। ये मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा हूँ यहाँ से। ये कौन सा लिंकेज है? एस्टर लिंकेज। अच्छा, जब एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल के साथ में अटैच होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनो एसिल ग्लिसरॉल।
जब फैटी एसिड की 2 चेन अटैच हो जाएंगी तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई एसिल ग्लिसरॉल। जब मैं तीसरी चेन भी अटैच कर दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। इनको आप तीनों को अलग अलग बनाएंगे, है ना। मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया है, बाकी आप पहले मोनो एसिल ग्लिसरॉल बनाओगे, फिर उसके बाद में डाई एसिल ग्लिसरॉल, उसके बाद में ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनाओगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डाई एसिल ग्लिसरॉल था, क्या था डाई एसिल ग्लिसरॉल में? ये डाई एसिल ग्लिसरॉल है, और इसके साथ में अगर मैं एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? फॉस्फेटाइडिक एसिड। तो जितने भी आपके फॉस्फोलिपिड जो ग्लिसरॉल वाले हैं, या जिनको ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, उनका पेरेंटल कंपाउंड कौन सा होगा? फॉस्फेटाइडिक एसिड। बाकी के जितने भी फॉस्फोलिपिड होंगे वो इसी के क्या होंगे? डेरिवेटिव होंगे। यहाँ पे जो आपको फॉस्फेट दिख रहा है, इस फॉस्फेट के साथ में अपन बहुत सारे डेरिवेटिव को अटैच करेंगे और इसके डेरिवेटिव अपने को मिल जाएंगे। अच्छा, देखते हैं अपन इस फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ में कौन कौन से अदर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछूंगी इसके ऊपर चार्ज क्या है। अभी फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर आपसे चार्ज पूछूं तो चार्ज क्या मिलेगा इसके ऊपर? तो देखो 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं अपने को। अभी कितना है इसके ऊपर? -2 चार्ज है। लेकिन आपको पता होगा जब कोई मॉलिक्यूल आके इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं रहेगा यहाँ पे। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर फिर कितना चार्ज रहेगा? नेट चार्ज -1 रह जाएगा, है ना। -1 कब रहेगा? जब कोई मॉलिक्यूल इसके साथ में आके अटैच हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। फिर कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा? ये जो फ्री ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा। अब कोई भी अपना फॉस्फोलिपिड है, उसके ऊपर अपन नेट चार्ज निकालना चाहें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो इसके साथ में कोई अदर मॉलिक्यूल आके ऐड हो रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज है। अगर इसके पास में सपोज करो कोई एक्स मॉलिक्यूल आके ऐड हो रहा है और उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि +1 चार्ज है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? कितना होगा जोगिंदर? 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेटाइड के ऊपर कितना? -1 और इसके ऊपर +1, तो कितना हो जाएगा नेट चार्ज? 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये फॉस्फेटाइडिक एसिड पे -2 चार्ज कब है? जब ये फ्री फॉर्म में है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच होगा तब इस पर नेट चार्ज कितना मिलता है? -1। और फिर जो मॉलिक्यूल आगे अटैच हो रहा है उसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होगा, तो -1 में उसको अपन ऐड करके नेट चार्ज इसके ऊपर निकाल पाएंगे। अब देखते हैं कि इसके साथ में अटैच कौन कौन हो सकता है। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इथेनॉल एमीन। उसके बाद में कोलिन, ग्लिसरॉल भी अटैच हो सकता है, शेरीन भी अटैच हो सकता है, खुद फॉस्फेटाइडिक एसिड भी अटैच हो सकता है। मतलब 2 फॉस्फेटाइडिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में भी क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। अच्छा, इथेनॉल एमीन की स्ट्रक्चर बताऊं थोड़ी सी। देखो सबसे पहले अपने को क्या पकड़ना है? एथेनॉल पकड़ना है। तो एथेनॉल तो आप शुरू से बनाते आ रहे हो, CH3CH2OH। ये हो गया आपका एथेनॉल। और क्या लगाना है इसके साथ में? एमीन। तो ये मैंने क्या लगा दिया। अगर यहाँ तक अपन लिखेंगे तब तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे NH3+ करता हूँ तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये अपन अमीनो एसिड में जब टाइट्रेशन देखा था तो वहाँ पे अपन ने देखा था इसको। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहेगा? +1 रहेगा ना, एथेनॉल एमीन के ऊपर। अब है आपका कोलिन। कोलिन में कुछ भी नहीं करना है। जो आपका एथेनॉल एमीन है ना, ये मैंने लिख दिया CH2OH। और यहाँ पे क्या था? ये अपना एमीन था। ये क्या था? एथेनॉल एमीन। यहाँ पे अपने को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना।
यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन है इनको आप रिप्लेस कर दोगे किसके थ्रू, मैथिल ग्रुप के थ्रू। और क्या नाम हो गया इसका, कोलिन। समझ में आया कोलिन, एथेनॉल एमीन समझ में आया, कोलिन समझ में आया। अच्छा अब देखते हैं अपन सीरीन और फॉस्फेटाइडिक एसिड और देखते हैं ना। अच्छा इसको मिटा दूं मैं। अच्छा अपन ने एथेनॉल एमीन देख लिया, कोलिन देख लिया। अब उसके बाद में ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर आपको आती है पहले से ही, अभी बनाई थी है ना। सेरिन, सेरिन एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपने को क्या करना है, COOH NH3+H। ये तो कॉमन स्ट्रक्चर होती है ना हर अमाइनो एसिड की। अब ये है सेरिन, तो OH ग्रुप कंटेनिंग है ना ये, CH2OH, ये हो गया आपका सेरिन। नेट चार्ज इस पर क्या होता है, सेरिन पे 0 होता है ना नेट चार्ज सेरिन के ऊपर। अच्छा अब है फॉस्फेटाइडिक एसिड, तो ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बनाया था जस्ट पहले ही। ये है इनोसिटॉल है ना, ये कुछ भी नहीं है, एक बेंजीन है। बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे ना, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसके ऊपर अपने को हर कार्बन की पोजीशन पे क्या लगाना है, एक OH ग्रुप लगाना है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ये अपन जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना तो ये मॉलिक्यूल काम में आएगा अपने बार बार है ना। अच्छा यहाँ पे भी एक OH और लगा, वो भी हर पोजीशन पे क्या होता है, इस पर एक OH ग्रुप लगा होगा। नाम क्या है इसका, इनोसिटॉल। जब अपन सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल अपने बार बार काम में आएगा है ना। क्या नाम है इसका, इनोसिटॉल। अब ये स्ट्रक्चर कैसी थी, इससे अपन क्या बनाएंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव बनाने वाले हैं किसके, फॉस्फोलिपिड के। अच्छा जब एथेनॉल एमीन फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ में अटैच हो जाएगा तो नाम क्या होगा उसका, क्या नाम हो जाएगा उसका, फॉस्फेटाइडिक एथेनॉल एमीन। फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल एमीन, क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल एमीन। अच्छा जब कोलिन को अटैच करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। तो ये तो नाम कॉमन रहेगा है ना ये वाला, उसके बाद में फॉस्फेटाइडिल कोलिन हो जाएगा है ना। अच्छा इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल सेरिन नाम हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिक एसिड को जब अपन फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ में अटैच करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, डाई फॉस्फेटाइडिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। समझ में आया, फॉस्फेटाइडिल अटैच करना है बस, नाम के आगे बाकी कोई नाम हो जाएगा ना। अच्छा इसका एक अदर नेम और होता है, जैसे एथेनॉल एमीन अटैच हो जाता है या फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल एमीन हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, डेरिवेटिव नाम क्या है इसका, सिफेलिन। क्या है इसका नाम, सिफेलिन। ये सिफेलो वर्ड जो कहाँ से लिया गया, देखो सिफेलो वर्ड का मतलब क्या होता है, जूलॉजी वालों को पता होगा, ब्रेन या सर से होता है ना सिफेलो का मतलब, तो इसको अपन देखेंगे अभी है ना। अच्छा फॉस्फेटाइडिल जो कोलिन है ये क्या बनाता है, लेसिथिन। कई बार लेसिथिन अपने नाम जो नाम है अपने सामने आ जाता है तो अपने को ऐसा लगता है कि ये किसी प्रोटीन का नाम है। लेसिथिन अपने को क्या लगता है, एक प्रोटीन जैसा नाम लगता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये एक फॉस्फोलिपिड है ना। वो भी कौन सा, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है। अच्छा जब ग्लिसरॉल अटैच हो जाएगा तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम है नहीं। अच्छा सेरिन का भी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। जब क्या अटैच होता है, फॉस्फेटाइडिक एसिड, इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कार्डियोलिपिन। अब देखो ये कार्डियो वर्ड है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, कार्डियो वर्ड कहाँ से लिया गया है। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। तो एक्चुअल में क्या था कि इसको सबसे पहले हार्ट की माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कवर किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पे पाया जाता हुए, बाकी जगह पे भी पाया जाएगा ना, लेकिन डिस्कवर कहाँ पे किया गया था इसको, हार्ट की माइटोकॉन्ड्रिया में। नाम क्या है इसका, कार्डियोलिपिन।
और ये आपका हो गया फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। अच्छा, अब इस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर अपन नेट चार्ज देखते हैं ना, नेट चार्ज क्या होगा। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर तो आपको बता ही दिया, जब कोई उसके साथ में अटैच नहीं होता तब तो नेट चार्ज कितना होता है -2, लेकिन जब ये अटैच हो जाएंगे तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या मानेंगे -1, लेकिन इनके ऊपर भी तो कुछ चार्ज होगा। अच्छा, तो सबसे पहले एथिनॉल एमीन के ऊपर नेट चार्ज देखते हैं क्या होगा, कितना बताया अभी, +1। कोलिन के ऊपर कितना है, +1। ग्लिसरॉल के ऊपर 0, सेरीन के ऊपर 0, फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर -1, इनोसिटॉल के ऊपर 0। ये इनके ऊपर नेट चार्ज हो गया। जब ये स्ट्रक्चर फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ में अटैच होंगी तो उसका भी -1 चार्ज अपन ऐड करेंगे। अच्छा, तो -1 और +1 ऐड करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, 0। अच्छा, कोलिन के ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, कोलिन के ऊपर 0। ग्लिसरॉल के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, -1। सेरीन के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, -1। फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, -2, है ना। ये याद रखना, -2 चार्ज होता है ना डाई फॉस्फेटाइडिक एसिड के ऊपर। अच्छा, इनोसिटॉल अब ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, PI बोलते हैं इसको, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, कितना हो जाएगा इसके ऊपर, -1। ये अपना नेट चार्ज हो गया ना, ये आपको याद रखना है। बाकी ऐसे लिपिड आपको बहुत रेयर केस में मिलेंगे जिनके ऊपर नेट चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। देखो पॉजिटिव नहीं आ रहा ना कहीं भी, तो ऐसे लिपिड अपने को बहुत रेयर मिलेंगे जिनके ऊपर नेट चार्ज क्या हो, पॉजिटिव में हो। ज़्यादातर लिपिड अपने पास में कैसे हैं, या तो न्यूट्रल हैं या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर हो गया ना। अब अपन देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी एसिमेट्री। क्या देखेंगे अब, एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको रफ कर लें, अब ऊपर से देख लें, है ना। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लो इसको, जब तक मैं इसको रफ करता हूँ। अच्छा, अब अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री देखने से पहले थोड़ा स्पिंगोफॉस्फोलिपिड को और देख लेते हैं ना। अभी दूसरे टाइप के लिपिड बचे ना अपने पास में, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अच्छा, ये देखो इसमें स्प्रिंगो वर्ड आ रहा है ना, एक्चुअल में ये स्प्रिंगो वर्ड कहाँ से लिया गया है, स्पिंगोशीन। ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये 18 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। ये एल्कोहल और एमीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। देखो इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें, ये कितने कार्बन हो गए टोटल, 18 कार्बन हो गए ना। अब मैं यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाला कार्बन है ना, देखो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, OH लगा रहा हूँ यहाँ पे। इस पर क्या लगा रहा हूँ, NH2, और इस पर क्या लगा दिया मैंने, OH। ये 1 2 3 4 नंबर का कार्बन है ना, यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया, स्पिंगोशीन। समझ में आ गया क्या है, टोटल कितने कार्बन का है ये, 18 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कैसे बनाना है अपने को, एक चेन बनानी है 18 कार्बन की। उसके पहले नंबर के कार्बन पे OH, दूसरे नंबर के कार्बन पे NH2, तीसरे नंबर के कार्बन पे OH, और चौथे नंबर का जो कार्बन है उस पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। किसकी स्ट्रक्चर होगी ये, स्पिंगोशीन की स्ट्रक्चर होगी, है ना। अब समझ में आया यहाँ तक। अब देखो मैं स्पिंगोशीन को कैसे लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने स्पिंगोशीन। ये लगा दिया मैंने कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हो गया ना। तो पहले नंबर के कार्बन पर क्या लगाना था अपने को, OH। इस नंबर के कार्बन पर क्या लगाना था, NH2, और इस नंबर के कार्बन पे OH लगाना है। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, 1 2 3, ये 4 नंबर का कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, डबल बॉन्ड लगा दूंगा। अभी भी इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्पिंगोशीन ही है। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से जो NH2 ग्रुप दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं एक फैटी एसिड की चेन अटैच कर दूंगा, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, फैटी एसिड की चेन अटैच कर दी।
लेकिन बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड हो गया ये? अभी तक अपन फैटी एसिड की जो चेन अटैच कर रहे थे ग्लिसरॉल के साथ में, कौन सा बॉन्ड था? एस्टर बॉन्ड था। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है? वहाँ पे वो आता है। ये तो कौन सा बॉन्ड है? देखो एमाइड बॉन्ड होता है ना, CONH, उसको अपन C=ONH भी लिख सकते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है ये? एमाइड बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है? एमाइड बॉन्ड या एमाइड लिंकेज बोलेंगे ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड की चेन अटैच हो रही थी वो तो कौन से बॉन्ड के थ्रू हो रही थी? एस्टर बॉन्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे कौन से बॉन्ड के थ्रू हो रही है? एमाइड बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? श्रेमाइड। स्पिंगोसीन के साथ में जब अपन फैटी एसिड की एक चेन अटैच कर देते हैं तो नाम क्या हो जाता है उसका? श्रेमाइड। अब अपन जितने भी इसके डेरिवेटिव बनाएंगे वो श्रेमाइड से ही बनाएंगे। कुल मिला के स्पिंगोसीन या श्रेमाइड क्या हो गया? पेरेंटल मॉलिक्यूल हो गया ना। एक्चुअल में पेरेंटल मॉलिक्यूल कौन सा है? श्रेमाइड है। तो अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके डेरिवेटिव बनाएंगे ना। यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे श्रेमाइड के साथ में और क्या बन जाएगा? कोई भी इसका अदर मॉलिक्यूल डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस श्रेमाइड के साथ में कल को क्या अटैच कर दूँ? फॉस्फोकोलिन अटैच कर दूँ, है ना। फॉस्फोकोलिन। अब फॉस्फोकोलिन की स्ट्रक्चर बनाने में जोर आएगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कोलिन बनाया ना, कोलिन कैसे बनाया था? इसके साथ में 3 मैथिल ग्रुप, कौन सा चार्ज था इसके ऊपर? नेट चार्ज पॉजिटिव। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने? अभी कोलिन की स्ट्रक्चर बनी है ना। अगर आपको फॉस्फोकोलिन बनाना है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर दो बस एक। ये क्या बन गया? फॉस्फोकोलिन। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है मेरे को यहाँ पे क्या कर देना है? बस अटैच कर देना है। क्या नाम हो जाएगा इसका? अगर मैं श्रेमाइड के साथ में फॉस्फोकोलिन अटैच कर देता हूँ, अटैच करके दिखाऊँ इसको? देखो श्रेमाइड के साथ में ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहीं पे अटैच करके दिखा रहा हूँ, है ना। ये क्या लगा दिया मैंने? फॉस्फेट लगा दिया। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, और ये श्रेमाइड को मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या लगाना है आपको? CH2, उसके बाद में यहाँ पे CH3 यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। जब मैंने श्रेमाइड के साथ में फॉस्फोकोलिन अटैच कर दिया तो इसी का नाम क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पिंगोमाइलिन। ये स्पिंगोमाइलिन मेनली कहाँ पे मिलता है? जो आपका नर्वस सेल है ना, नर्वस सिस्टम की सेल है, वहाँ पे मिलता है ना। ये नाम आपको काम में आएगा वहाँ पे भी। बाकी ऐसा नहीं कि वहीं पे मिलेगा केवल एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं है ना। वहाँ पे अपने को ज़्यादा मिलेगा, है ना। बाकी नॉर्मल सेल में भी अपने को मिलेगा ये। तो स्पिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। जब अपन ने श्रेमाइड के साथ में क्या अटैच कर दिया? फॉस्फोकोलिन अटैच कर दिया, तो नाम क्या हो गया इसका? स्पिंगोमाइलिन। आया यहाँ तक समझ में? अब इसके भी अपन बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं ना। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये तो मैं मिटा रहा हूँ, अब नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अच्छा देखो, ये अभी क्या है यहाँ पे अपने पास में? श्रेमाइड है ना। क्या है जोगिंदर? श्रेमाइड। अभी मैं श्रेमाइड के साथ में क्या करूँगा? यहाँ पे इसके साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच करता हूँ, है ना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? अगर मैं लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट अटैच करता हूँ, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब कोई भी मोनोसैकेराइड ऐड कर सकता हूँ मैं। जब इसके साथ में मैं कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दूंगा, किसके साथ में? श्रेमाइड के साथ में, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सेरेब्रोसाइड। अच्छा, जब मैं यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह पे कोई ओलिगोसैकेराइड आप जानते हैं, जब मैं कोई ओलिगोसैकेराइड ऐड करूँगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
जब मैं कोई ओलिगोसैकेराइड ऐड करूँगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लोकोसाइड। अच्छा, जब मैं इसके साथ में कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ऐड करूँगा, है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब मैं इसके साथ में ऐड करूंगा तो इसका नाम हो जाता है गैंग्लियो। ये नाम भी सुना सुना सा लग रहा होगा ना, गैंग्लियोसाइड। ये भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, गैंग्लियोसाइड, है ना। तो जब अपन सेरेमाइड के साथ में कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे, कोई भी ग्लूकोज गैलेक्टोज कुछ भी हो, कोई भी मोनोसैकेराइड, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा उसका, सेरेब्रोसाइड। जब मैं ओलिगोसैकेराइड अटैच करता हूँ सेरेमाइड के साथ में तो नाम क्या होगा उसका, ग्लोकोसाइड। और जब मैं यहाँ पे क्या अटैच कर दूँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दूँ तो नाम क्या हो जाएगा इसका, गैंग्लियोसाइड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जैसे हो सकता है आपका एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड, इसको अपन सियालिक एसिड भी बोलते हैं, सियालिक एसिड। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप जैसे एसएमएस हॉस्पिटल के पास में से या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है उसके पास में से गुजरते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है ना, वहाँ पे कोई भी नई बीमारी आती है ना तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है ना, जैसे इन्फ्लुएंजा है तो वहाँ पे लिखा होता है इन्फ्लुएंजा H1N1 ऐसे लिखा होता है ना। तो ये H1N1 जो एक्चुअल में है वो यहीं से रिलेटेड है ना, ये इसका आइसोटाइप होता है। इसका मतलब क्या होता है, हीम एग्लूटिनिन, और ये क्या होता है, न्यूरामिनिडेज। ये एक्चुअल में कहाँ से रिलेटेड है, यहीं से रिलेटेड है ना। अगर आपने कभी गौर नहीं किया है तो जाना एसएमएस के पास में मिल जाएगा ना, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ उस पर ऐसे लिखा होगा है ना, H1N1 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। तो ये एक तरह से इसका क्या है, आइसोटाइप है ना इसी का। अच्छा, ये अब समझ में आ गया होगा स्पिंगोफॉस्फोलिपिड कैसे बनाएंगे अपन। सेरेमाइड मेन पेरेंटल कंपाउंड होगा उसका, सेरेमाइड क्या है, पेरेंटल कंपाउंड है ना। अच्छा, और गिल्सोल फॉस्फोलिपिड का पेरेंटल कंपाउंड कौन सा था, फॉस्फेटाइडिक एसिड। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इसका तो है सेरेमाइड, उसका होता है फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब अपन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री, चलो है ना। अच्छा, अब देखते हैं अपन एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अभी मैंने आपको लिपिड के बहुत सारे नाम बताए। अब लिपिड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या बनाया मैंने, लिपिड बाइलेयर बनाई है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये मैंने क्या बना दी, लिपिड बाइलेयर। अच्छा, ये लिपिड बाइलेयर हो गया ना। अब एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसकी जो दोनों लेयर हैं इनमें लिपिड का कंपोजिशन सेम नहीं होगा, है ना। इनमें जैसे सपोज करो ये लिखा है मैंने आउटर फेस, इसको मैं ECF फेस भी बोल सकता हूँ। और ये कौन सा फेस है, साइटोप्लाज्मिक फेस। ये ECF फेस हो गया और ये साइटोप्लाज्मिक फेस हो गया। इसका मतलब ये है कि जो लिपिड का कंपोजिशन जो है वो दोनों तरफ सेम नहीं होगा, है ना। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये सिमेट्रिक होती तो दोनों तरफ लिपिड का कंपोजिशन कैसा होता, सेम होता। लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एसिमेट्री बोल रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये है कि जो अंदर की साइड है ना और जो बाहर की साइड है, यहाँ पे तो आपके कौन से लिपिड ज़्यादा मिलेंगे, आपका फॉस्फेटाइडल स्पिंगोमाइलिन हुआ एक तो, है ना, स्पिंगोमाइलिन। और कौन सा हुआ,
फॉस्फेटाइडिल कोलिन। ये दो लिपिड ई शेयर फेस में अपने को क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे ना बाइलेयर में। और अंदर की साइड कौन से मिलेंगे अपने को, फॉस्फेटाइडिल एथिनोलैमीन, फॉस्फेटाइडिल सेरीन, फॉस्फेटाइडिल और कौन सा बचा अपना, एथिनोलैमीन, सेरीन और इनोसिटोल। ये अपने को साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ जो बाइलेयर होगी उसमें ज़्यादा मिलेंगे, है ना। इसी को तो मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली इधर ही मिलेंगे, है ना। जैसे एक्सक्लूसिवली वर्ड आ जाए, फॉस्फेटाइडिल एथिनॉल एमीन एक्सक्लूसिवली फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक फेस, तब इस स्टेटमेंट को आप सही मानोगे या गलत मानोगे, तब गलत हो जाएगा ना। तो एक्सक्लूसिवली नहीं मानना है ना। इसका मतलब ये है कि ये अंदर की तरफ तो कैसा होगा, ज़्यादा पाया जाएगा, है ना, और बाहर की तरफ क्या होगा, कम होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंदर की तरफ ही पाया जाएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बाहर मिल सकता है ना। तो अगर एक्सक्लूसिवली आ जाए तो गलत हो जाएगा। बाकी नॉर्मल एक स्टेटमेंट दे कि जो फॉस्फेटाइल एथिलएमीन है और पीएस है, पीआई है, ये साइटोप्लाज्मिक फेस में एबंडेंट होता है तो सही बात है ना, ज़्यादा पाए जाते हैं तो सही बात है। अच्छा, अब देखो इसका रोल क्या है। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको लिपिड के मूवमेंट बताए थे, कौन कौन से बताया था, रोटेशनल मूवमेंट, और उसके बाद में लैटरल मूवमेंट, उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो रोटेशनल और उसका लैटरल मूवमेंट का कोई खास ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जो फ्लूइडिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिपिड का लैटरल मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी फ्लूइडिटी क्या होगी, मेम्ब्रेन की ज़्यादा होगी, है ना। अब लिपिड का जो मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बताया था ना, उसको अपन देखने जा रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में मैंने क्या बताया था, अगर कोई अंदर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, यहाँ चला जाए, तो इसको अपन ने कौन सा मूवमेंट नाम दिया था, फ्लॉप। और अगर कोई बाहर का मॉलिक्यूल अंदर आता है तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था, फ्लिप मूवमेंट दिया था, है ना। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस चलती रहती है, ये फ्लिप फ्लॉप वाली जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एसिमेट्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उन फंक्शंस को अच्छी तरह से प्रोसीड करने के लिए मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिक रहना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि लिपिड ऐसे अंदर बाहर जाते रहेंगे तो क्या होगा, जो एसिमेट्री है वो गड़बड़ा जाएगी, एसिमेट्री मेंटेन नहीं रह पाएगी, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए अपन इस पर क्या रखते हैं, एक पंप रखते हैं ना, उसको अपन देखेंगे, है ना, क्या होगा। एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये फॉस्फेटाइडिल सेरीन है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, फॉस्फेटाइडिल सेरीन का बहुत बड़ा रोल है। जो फॉस्फेटाइडिल सेरीन है इसका क्या रोल है ये अपन देखेंगे, है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि अपनी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की सेल हैं वो क्या करती हैं, बाहर से कोई भी पैथोजन या एंटीजन आता है तो उसको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं ना। लेकिन आपको पता होगा कि अपनी बॉडी की सेल्स भी तो मरती हैं, बॉडी की सेल मरती हैं तो उनको भी तो ठिकाने लगाना ज़रूरी है ना। तो अपनी बॉडी की सेल जब मरेंगी तो अपने इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि ये डेड सेल है या लिविंग सेल है, हमें ये पता रहना भी ज़रूरी है। कल को पता चले कि वो लिविंग सेल कोई ठिकाने लगाने लग जाए तो उसके लिए कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, लिविंग सेल में और डेड सेल में। तो जो फॉस्फेटाइडिल सेरीन है इसका बहुत बड़ा रोल है, ये डिफरेंशिएट करा के जाता है कि ये जो सेल है ये डेड सेल है या लिविंग सेल है। एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो फॉस्फेटाइडिल सेरीन है ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक फेस में पाया जाएगा, है ना, बाहर तो ये बहुत कम पाया जाएगा। अब क्या होगा, इस फॉस्फेटाइडिल सेरीन के लिए अपने इम्यून सिस्टम की सेल होती है मैक्रोफेज, उसके पास में क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो वो फॉस्फेटाइडिल सेरीन से इसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो सेल है ये डेड सेल है या लिविंग सेल है। देखो सपोज करो ये एक सेल है, ये लिपिड बाइलेयर है और अंदर की तरफ फॉस्फेटाइडिल सेरीन पाया जा रहा है ना, अंदर की तरफ क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेटाइडिल सेरीन पाया जा रहा है। अभी ये बाहर की तरफ आ जाएगा फॉस्फेटाइडिल सेरीन, तो मैक्रोफेज होगी वो क्या कर लेगी, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये डेड सेल है। अभी देखते हैं ना क्या रोल होगा इसका। एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये लिपिड बाइलेयर मैंने बना दी,
ये थोड़ा आगे का टॉपिक है लेकिन यही समझ लेते हैं, वापस से जब अपन पढ़ेंगे ना अपोप्टोसिस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें वापस से काम में आएगा, है ना। देखो अगर कोई बाहर का मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ गया, और यहाँ अंदर का मॉलिक्यूल कहाँ पे चला गया, बाहर चला गया, तो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एसिमेट्री है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इसके लिए अपने को मेंटेन रखना है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन में क्या रखते हैं, एक पी टाइप का एटीपीएज है ना, पी टाइप पंप भी बोल सकते हैं इसको, जिसको अपन नाम क्या देते हैं, फिलिपेज। ये क्या करता है फिलिपेज, जैसे सपोज करो ये बाहर का मॉलिक्यूल था और ये अंदर का मॉलिक्यूल था, ये कहाँ पे चला गया था, बाहर चला गया था, डिफ्यूजन के थ्रू चला गया। अब लेकिन ये अंदर नहीं आ पा रहा, तो ये फिलिपेज क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल अभी बाहर गया था इसको क्या करेगा, अंदर लेके आएगा। लेकिन मैंने बताया आपको पी टाइप का पंप है, तो पंप को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, होगी, है ना। चैनल होता है उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पंप को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना। इसका मतलब ये कैसा है, एटीपी डिपेंडेंट, है ना। कैसा है ये, एटीपी डिपेंडेंट। ये क्या करता है, कोई लिपिड अगर साइटोप्लाज्मिक फेज से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला गया ना ईसीएफ फेज में, तो इसको वापस से साइटोप्लाज्मिक फेज में लाने का काम करेगा कौन, फिलिपेज। प्रोसेस कैसी है, एटीपी डिपेंडेंट। दूसरे टाइप का होता है अपने पास में कौन, फ्लोपेज। फ्लोपेज क्या करता है, सपोज करो कोई बाहर का लिपिड था और वो कहाँ पे आ गया था, डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ गया था, तो ये फ्लोपेज क्या करेगा, क्या करेगा फ्लोपेज, इसको वापस से कहाँ पे लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा। ये काम किसका होता है, फ्लोपेज का। ये एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये भी, और जो एक्चुअल में ये होता है एक एवीसी टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है। ये इसको अपन देखेंगे ना बाद में कि ये एवीसी ट्रांसपोर्टर होता क्या है। ये भी एक एक्चुअल में एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और ये भी कैसी प्रोसेस है, एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में और पाया जाता है क्या, एक तीसरे टाइप का और है जिसको अपन बोलते हैं क्या, स्क्रैमलेज। स्क्रैमलेज क्या करता है, इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्या करता है, ये बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर भी भेज सकता है और अंदर के मॉलिक्यूल को बाहर भी भेज सकता है। मतलब इसके पास में दोनों ही प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी, ये फिलिपेज वाली एक्टिविटी भी कर सकता है और फ्लोपेज वाली एक्टिविटी भी कर सकता है, लेकिन ये एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है एटीपी डिपेंडेंट, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है। ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करेगा। मतलब जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उधर से कम कंसंट्रेशन की ओर भेजेगा, तो इसको एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपके फिलिपेज और फ्लोपेज ये क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में भेजेंगे, है ना। तो इनको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गए तीनों, फिलिपेज, फ्लोपेज और स्क्रैमलेज। स्क्रैमलेज जो है ये नॉन स्पेसिफिक है ना, कैसा है, नॉन स्पेसिफिक। आया समझ में, फिलिपेज, फ्लोपेज और स्क्रैमलेज। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई सेल डेड हो गई, अभी डेड सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी मैंने क्या बताया कि जो फॉस्फेटाइडिल सेरीन है वो किधर ज़्यादा मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक फेस में या ईसीएफ फेस में, साइटोप्लाज्मिक फेस में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कोई सेल डेड हो चुकी है तो डिफ्यूजन तो अब भी चलेगा, क्योंकि जैसे सपोज करो स्क्रैमलेज टाइप के हैं या कोई भी है, डिफ्यूजन तो एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की ओर होगा। तो सपोज करो ये सेल जो है डेड हो चुकी है ना, और इसमें जो फॉस्फेटाइडिल सेरीन थे उनका क्या हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू वो साइटोप्लाज्मिक फेस से ईसीएफ वाले फेस में आ गए। तो यहाँ बाहर क्या होगा, फॉस्फेटाइडिल सेरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। अभी यहाँ कौन बैठा हुआ था इसके पास में, ये कौन है,
मैक्रोफेज। इसके पास में मैंने अभी आपको एक रिसेप्टर बताया था, कौन सा रिसेप्टर बताया था? फॉस्फेटाइडिलसेरिन रिसेप्टर। ये फॉस्फेटाइडिलसेरिन अगर इसको मिल गया कहीं पर, सपोज करो इसके पास में ये फॉस्फेटाइडिलसेरिन है, तो क्या करेगा इसके साथ में ये बाइंड कर जाएगा। लेकिन कोई लिविंग सेल है तो उसको बाहर ये फॉस्फेटाइडिलसेरिन नहीं मिलेगा, तो ये इसको पता लग जाएगा कि ये तो अभी लिविंग सेल है। लेकिन अगर किसी सेल के बाहर फॉस्फेटाइडिलसेरिन पाया जा रहा है तो ये क्या पता लगा लेगा? ये तो डेड सेल है, क्योंकि यहाँ पे बाइंड कर जाएगा इसके साथ में, और जो आगे की प्रोसेस है इसको ख़त्म करने की वो करेगा ना, इसको ठिकाने लगाएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि लिविंग सेल में ऐसा क्या होता है कि ये फॉस्फेटाइडिलसेरिन नहीं मिलता। भाई लिविंग सेल में भी तो बाहर आता है फॉस्फेटाइडिलसेरिन, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्लिपेज होता है ना, फ्लिपेज क्या करता है, इसको बाहर से वापस से कहाँ ले जाएगा? अंदर ले जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लिपेज है एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और जो डेड सेल है उसकी एटीपी क्या हो जाएंगी? एग्जॉस्ट हो जाएंगी, उसकी तो ख़त्म हो जाएंगी, एटीपी नहीं मिलेगी डेड सेल में। तो क्या ये फ्लिपेज वाली प्रोसेस चल पाएगी? फिर नहीं चल पाएगी। डेड सेल जो है उसके पास में एटीपी नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं मिलेगी तो जो फॉस्फेटाइडिलसेरिन बाहर आ चुके हैं वो अब अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अंदर ले जाने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, और डेड सेल के पास में एटीपी नहीं मिलेंगी। तो इस सेल को क्या लगा दिया जाएगा? फिर ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये रिकॉग्निशन में काम आता है। डेड और लिविंग सेल के रिकॉग्निशन में भी इसका मेन रोल होता है, किसका? फॉस्फेटाइडिलसेरिन का। अच्छा, इसको अपन वापस से अभी अपोप्टोसिस में भी पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, अपन लिपिड पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। बाकी ये अपोप्टोसिस का टॉपिक है, इसको अपन वहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आ गया फॉस्फेटाइडिलसेरिन का रोल? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो यहीं पे क्या हो जाएगी अपनी, अब ख़त्म हो जाएगी। अब कोई दूसरा टॉपिक लेंगे अपन, है ना। तो आज के लिए इतना ही।